ओके, प्रश्नावली 10.3। ओके, इसके लिए हम पहले आपको सूत्र बताते हैं, उसके बाद इस पे सवाल लगाया जाए। तो देखो, इसमें सूत्र बहुत पुराना और सिंपल सा होता है। इस चैप्टर में ज्यादा नहीं, बहुत छोटा सा फार्मूला लगेगा जी। और उसमें केवल यही है आपके, कोई हमारे पास दो सदिश होंगे, ठीक ना। कोई क्या होगा, दो सदिशों का अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल। ओके, अदिश गुणनफल, बस यही इसका एक फार्मूला होता है। तो जैसे हमारे पास वेक्टर ए और वेक्टर बी दो सदिश होंगे, वेक्टर ए और वेक्टर बी दो सदिश होंगे, तो जब अदिश गुणनफल कहेगा तो ये डॉट में लगता है। ओके, किसमें लगेगा, डॉट में। इसका गुणनफल हमेशा किसके नाम से जानोगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जानेंगे। ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट में गुणनफल। ओके, अभी सारे सवाल इस पे हो जाएंगे, बड़े आसानी से समझ में आएगा, ठीक ना। इसका गुणा आपने कक्षा 11 में भी, वो भी भौतिक विज्ञान में किया था, ठीक ना। तो उसी का हम प्रयोग यहाँ पर करेंगे। देखो, अब इसी के बीच में, यानी कि इन दोनों सदिशों के बीच में अगर कहीं कोण आ जाता है, क्या आ जाएगा, कोण, तो आप क्या यूज करेंगे, वेक्टर ए, पहला हो गया ये तो डॉट में गुणा करते हैं, दूसरा आप कैसे करेंगे, अगर कोण आएगा तो वेक्टर ए तथा वेक्टर बी, वेक्टर ए तथा वेक्टर बी का जैसे आप करेंगे तो यहाँ मॉड वेक्टर ए और मॉड वेक्टर बी, और ये क्या हो जाता है, कॉस थीटा। ये दूसरा फार्मूला यूज करेंगे, ठीक ना। कब इसे यूज करते हैं, जब आपको कोण दिया रहता है तब, ठीक ना। और सबसे ज्यादा सवाल इसी पे लगेगा, इसी पे, ठीक ना। ये पूरे चैप्टर इसी पे आधारित रहेगा, ठीक। यहाँ से कभी आपसे वेक्टर ए और वेक्टर बी का मान पूछेगा, और कभी कभी कोण ही पूछ लेगा, या कोण दिया रहेगा डॉट पूछेगा, या इसमें से कोई एक परिमाण दिया होगा, आप इसको लिख सकते हैं। देखो, कभी कभी ये भी आपको याद रखना है कि मॉड वेक्टर ए को आप वेक्टर ए अकेले लिख सकते हैं, वेक्टर हटा देंगे तब भी ये क्या दर्शाता है, ये परिमाप को ही दर्शाता है, परिमाप। ओके, क्या दर्शाएगा, परिमाप दर्शाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको निकालना कैसे है वो भी अभी हम सिखा देंगे, ठीक ना। तो आपने सीखा भी है मॉड निकालना, पहले ही चैप्टर में सीखा कि कैसे हम मॉड निकालते हैं, ठीक ना। अच्छा, अब ध्यान से इनके दोनों के बीच में आप थोड़ा से प्रतिबंध समझेंगे, ठीक ना। अगर कभी भी ये बोला जाए कि वेक्टर ए और वेक्टर बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे के लंबवत है, ठीक ना। वेक्टर ए तथा वेक्टर बी क्या हो, परस्पर लंबवत हो, तो आप ध्यान देंगे, तो आपको पता होगा cos 90 अंश की वैल्यू कितना होती है। जब 90 होगा, एक दूसरे के लंबवत होंगे, तो यानी कि थीटा बराबर 90 अंश, तो cos 90 अंश का मान क्या होता है, 0 के बराबर होता है। ओके, तब आप तुरंत वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू हमेशा क्या लाएंगे, 0 के बराबर लाएंगे। ओके, क्या लाएंगे, 0 के बराबर लाएंगे, ठीक ना। ये आपको ऐसे सेट करना है दिमाग में। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे देखो ध्यान से थोड़ा सा, इसके लिए हम वेक्टर ए के लिए अगर इसको थोड़ा से बिंदु के रूप में दिया होगा तो आप ऐसे लगा सकते हैं, प्रतिबंध, ये भी एक प्रतिबंध ही है। देखो, ये अनिश्चित प्रतिबंध का एक रूप देख सकते हैं। अगर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अगर ये आते हैं, इनका गुणा किए तो 0 के बराबर आया, तब भी जान लेना यह क्या है आपका, एक आपके लिए ये हमेशा लंबवत होते हैं दो सदिश, ठीक ना। ये लंब होने का प्रतीक है। ओके, क्या होने का है, लंब होने का। वो भी कैसे है वो भी बता रहे हैं। जैसे वेक्टर ए और वेक्टर ए बराबर a1i प्लस वेक्टर b1 बराबर ये हो जाएगा क्या, और j, और इस तरह से c1 बराबर क्या हो जाएगा, k कैप, और वेक्टर b बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर b बराबर a2i, और वेक्टर b2 बराबर क्या हो जाएगा, j, और वेक्टर c2o ये हो जाएगा c2 j कैप, k कैप। ओके, अब इन्हीं का जैसे मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर ए और वेक्टर बी का, तो ये क्या आएगा आपका
यहाँ पर आता है ये A1 A2 ओके, और प्लस इसका B1 B2 और इसका क्या आता है C1 और C2 ओके। ये हो गया, हुआ कि नहीं। अब आपने इसका वैल्यू किसके बराबर पढ़े हैं 0, तो ये इसके बराबर ही तो होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो इस तरह से अगर लंब का कहीं पहचानना है, केवल बिंदु दिया है ऐसे करके 1, 2, 3 और अगले का 4, 5 इससे कुछ भी दिया है, अगर ये पूछेगा कि ये दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं कि नहीं है, इसे A1 B1 C1 A2 B2 C2 मान के तुरंत मल्टीप्लाई कर दो। A1 A2 B1 B2 C1 C2 का अगर वह 0 के बराबर आ जाएगा, जान लेना वह लंबवत है, नहीं तो लंबवत नहीं है ओके। अब अगर समांतर की बात कर ले, किसकी बात करें, समांतर की, अगर यही समांतर होगा तो तुरंत आप जानेंगे वेक्टर ए वेक्टर बी की वैल्यू मॉड वेक्टर ए और मॉड वेक्टर बी के क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक ना। क्योंकि समांतर होगा, थीटा बराबर 0 होगा तो cos 0 अंश की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, इसलिए यहाँ पर ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। और समांतर का जो प्रतिबंध होता है क्या होता है, प्रतिबंध। अगर कभी भी चेक करना हो ये समांतर है कि नहीं, केवल समांतर है कि नहीं, तो इसके लिए आप ऐसा भी चेक कर सकते हैं, प्रतिबंध आप इसको चेक कर सकते हैं कैसे, यहाँ से आप चेक करेंगे A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। अगर ये आपके तीनों आपस में क्या आ जाते हैं, बराबर आते हैं, तो जान लेना ये समांतर है। ये आपने कक्षा 10 में भी वही सीखते थे, ठीक है ना जी, कि रेखाएं समांतर है कि नहीं है। तो यहाँ पर बिंदु के रूप में है तो वहाँ डज नॉट लगा था, यहाँ डज नॉट भी लगता है, ठीक ना। तो इस तरह से ये आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, ये आपके पॉइंट है, ठीक ना। इसी से संबंधित सारे सवाल आपके प्रूफ होते रहेंगे, ठीक ना। और इसी में आप इसको यहाँ से cos थीटा भी निकाला जाएगा, तो आप समझ सकते हैं क्या हो सकता है, cos थीटा बराबर ये बटे में आ जाएगा, ठीक है ना। तब आप उसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक ना। तो अच्छा, अब आगे थोड़ा से यही वेक्टर ए और वेक्टर बी के जो डॉट में होता है अदिश गुणनफल, उसमें थोड़ा सा ये चेक करना होता है कि वितरण के नियम का पालन करता है या नहीं करता है, ठीक है ना जी। तो क्रम विनिमय का, तो सबसे पहले आता है क्रम विनिमय का, ओके, कौन सा, क्रम विनिमय। तो क्रम विनिमय का, क्रम विनिमय के लिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और बराबर वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। तो देखो भाई, वेक्टर ए और डॉट बी में कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वेक्टर ए डॉट बी कर लो चाहे बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर कर लो, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये दोनों का मल्टीपल यानी कि इसका भी दोनों का क्या आएगा, सेम आता है, यानी कि क्रम विनिमय के नियम का पालन करता है, ओके। कौन सा, सदिश वाला, ओ अदिश गुणनफल में, ठीक ना, अदिश गुणनफल में क्रम विनिमय के नियम का पालन करता है, ओके। अगर हम बात कर रहे हैं वितरण का, ये होता है वितरण योग का नियम, ओके, योग का नियम। तो वितरण योग का नियम जो होता है, देखो क्या होता है, इसमें 3 सदिश आएंगे, कितने सदिश, 3 सदिश होते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, वेक्टर ए, ठीक, और इसमें वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के साथ में डॉट से गुणा करेंगे, ओके। और ये बराबर आएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। ये भी क्रम विनिमय के नियम का पालन करता है, ठीक है ना, वो सही, इसके वितरण योग के नियम का पालन करता है। कौन सा करेगा ये आपके योग का, कौन सा, अदिश गुणनफल के नियम से, ठीक है ना जी। अदिश होगा तभी हो सकता है, और हम सदिश के लिए आगे नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से इसमें ये पॉइंट होते हैं, ठीक ना। अब इसके एक लास्ट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है जो एनडीए में भी पूछा जाता है, कई बार पूछा है क्वेश्चन में, ठीक है ना जी। तो ये क्या पूछता है, देखें तो ध्यान से समझेंगे, इसको नोट करके लिख लेंगे, ज्यादातर फेमस है। वेक्टर बी का वेक्टर ए पर प्रक्षेप क्या होता है, प्रक्षेप, ठीक ना। वेक्टर बी का, ध्यान देना यहाँ यही याद रखना है, बी का जब का लगा होगा जिसमें, और वेक्टर ए पर प्रक्षेप, मतलब वेक्टर ए पर ये वेक्टर बी क्या होगा, प्रक्षेपित होगा, ठीक है ना। तो आपको केवल यही लिखना है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, जिस पे पर लगा होगा उसको कहाँ लगा देंगे, पर मतलब नीचे लगा देंगे, ओके, ठीक ना।
और ये इतना आपको करना होगा, ठीक है ना जी। वेक्टर ए और ये नीचे किस में रहेगा, मॉड में रहेगा, ओके, किस में रहेगा, मॉड में रहेगा, ठीक। अगर यही सेम कंडीशन अगर आपको बोल दे कि वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप, तो आपको केवल यही इतना करना है, केवल यही इतना करना है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ऐसे ही रहेगा, नीचे मॉड वेक्टर क्या दर्शा देंगे, बी दर्शा देंगे, ओके। किसी को कोनो भी प्रॉब्लम हुई तो बताया, यही इतना आपके लिए है, ठीक है ना जी। हाँ जी, प्रक्षेप, प्रक्षेपित हो जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, सीओ भाई वही प्रक्षेप होता है, ठीक ना। कक्षा 11 में प्रक्षेपगत पढ़े होंगे, थोड़ा से पढ़े हो, प्रक्षेप ना, प्रक्षेपित चलना, ठीक है ना जी। तो ये कहा कि हमने बताया एकदम स्पष्ट जी शिवा भाई, वेक्टर बी का वेक्टर ए पर प्रक्षेप, मतलब वेक्टर बी का ए पर प्रक्षेपित होना, मतलब वेक्टर ए जो है वो वेक्टर बी उसी पे चलेगा, ठीक है ना, प्रक्षेपित होगा, चलेगा उसी के मार्ग पर, ठीक है ना, तो उसी को प्रक्षेप बोलते हैं, ठीक ना। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन क्या हो जाएगा, मॉड वेक्टर है, और ऐसे मॉड वेक्टर भी होता है, ओके। किसी को कोई डाउट होगा तो बता, ठीक है ना जी। बस यही इतना प्रतिबंध है जी। एक थोड़ा से और है, थोड़ा सा एक बात याद रखना, क्या इसमें ऐसे कर सकते हैं, देखो वेक्टर ओ आई डॉट आई अगर आपको कहीं मिलता है तो इसे आप हमेशा क्या लिखेंगे, एक समान होगा तो, हाँ जी। अगर आई डॉट आई जे डॉट जे ऐसे कैप में मिलेगा, जहां भी मिलेगा डॉट में गुणा उसकी वैल्यू 1, के डॉट के होगा इसकी वैल्यू कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे, ठीक ना। और अगर यहीं पर असमान आ जाए, वेक्टर आई और वेक्टर जे, या आपका क्या आ जाए, वेक्टर जे और वेक्टर के, या वेक्टर के और वेक्टर आई, ओ सॉरी कैप, हाँ जी, इस तरह से आपका आई आ गया, तो यहाँ पर सबकी वैल्यू क्या होगी, 0 के बराबर होगी। अगर दोनों अलग अलग हैं तो उनकी वैल्यू किसके बराबर, 0 के बराबर, और अगर ये डॉट में है तो उनकी वैल्यू किसके बराबर, समान होगी, तो 1 के बराबर होता है, ठीक ना। ये डॉट के लिए, क्रॉस के लिए हमने बोला आपको नेक्स्ट चैप्टर है आपका, ठीक है ना, ये इतना होता है। इसको लगाएंगे तो वेक्टर ए वेक्टर बी के बीच का कोण, थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे, सवाल समझ में आएगी अच्छे से, है। तो देखो यहाँ पर दिया गया हमारे पास दो सदिश है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, दोनों का परिमाण क्रमशः दिया गया है, √3 एवं 2 दिया है, ओके। और इनका डॉट में वैल्यू दिया गया और पूछा इनके बीच का कोण बताइए। तो देखो हमने क्या बोला, सबसे ज्यादा फार्मूला कौन यूज होगा, ठीक ना, वही आपके लिए हमेशा यूज होता रहेगा। तो यहाँ पर देखो ये वेक्टर ए का परिमाण, परिमाण का मतलब हो गया मॉड, और मॉड की वैल्यू √3 दिया गया, ओके। और वेक्टर बी का जो मॉड दिया गया है वो किसके बराबर, 2 के बराबर। और यहाँ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू कितना दी गई, √ कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक ना। अब आपसे कोण पूछा है तो यानी कि फार्मूला वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर और cos थीटा। और एक पॉइंट आप हमेशा याद कर लेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, वेक्टर ए डॉट, इसको कहाँ लाएंगे, बटे में, ठीक, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इस तरह से याद कर लेंगे। जब कोण निकाले तो ऐसे वैल्यू रख दिया करेंगे, ठीक ना। तो अब हमें सारी वैल्यू दी गई है, उठा के रख देना इसी में, ठीक ना। तो देखो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू √6, ओके। और ये कितना दिया गया, √3, वेक्टर ए की वैल्यू √3 गुणे कितना हो गया, 2। और ये देखो √ में ये भी √ ये कट जाएगा, √2, ओके। √2 बटे कितना आ गया, 2। इसी को कैलकुलेट कर लेते हैं, देखो आ जाएगी √2, ऐसे रहने दो, नीचे वाले के लिख दो √2, ओके। गुणा करेंगे तो कट जाता है, ये देखो ना, गुणा करेंगे तो ये आएगा ना। तो इस तरह से √2 बचा, ये किसके इक्वल था, cos थीटा। अब बताइए cos में कैंस का मान है, ये cos π/4 यानी कि 45 अंश, ओके। थीटा बराबर यानी कि π/4, ये आ गया बीच का कोण। कोई प्रॉब्लम है नहीं है ना, सवाल लगाएंगे अच्छे से, ठीक ना। कहा है कि सदिश आपको 2 दिए गए हैं, इनके बीच का कोण, तो आप किसी को वेक्टर ए मान लेंगे, किसी को वेक्टर बी मान लेंगे, किसी को भी मान लीजिए, कोई डाउट नहीं है, ठीक ना।
अब इसमें हमने इसको वेक्टर ए मानते हैं, आई कैप और माइनस 2j कैप और प्लस 3k कैप। ओके ओके। अब देखो इसमें वेक्टर बी बराबर ये हो गया 3i कैप और माइनस 2j कैप और प्लस k कैप, ये दोनों हो गए। तो अब हमें बीच का कोण पूछा है, तो बीच का कोण दोनों के लिए cos थीटा बराबर अभी वेक्टर ए डॉट क्या होता है वेक्टर बी बटे मॉड वेक्टर ए और मॉड वेक्टर बी। हम सबका पहले अलग अलग मान निकाल देते हैं, उसके बाद रखते हैं, ठीक ना, ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। अच्छे से हम डॉट का गुणा भी सिखा देंगे और मॉड भी सिखा देंगे, ठीक ना। तो देखो हमें चाहिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी पहले। ओके, क्या चाहिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू पाने के लिए पहले वेक्टर ए का मान रखेंगे ऐसे आई कैप माइनस 2j कैप और प्लस 3k कैप। ओके, और डॉट में आप गुणा करेंगे 3i कैप और फिर माइनस 2j कैप और प्लस k कैप। अभी अभी हमने गुणा करते हुए सिखाया था कि इसमें डॉट में आई का मान ही क्या होता है एक होता है, जे का मान ही क्या होता है एक होता है, के का मान ही क्या होता है एक होता है। अगर ये इनके अलावा आगे जैसे आई और जे का हो गया तो इनकी वैल्यू क्या हो जाती है शून्य के बराबर, ठीक ना। तो आगे इसी असमान होंगे तो शून्य होगा, इसीलिए जब डॉट में गुणा करते हैं तो केवल आई के साथ में गुणा, जे के साथ में गुणा, के साथ। अगर आई को जे से कराओगे तो जीरो तो ही होगा, तो जीरो में लिखने से कोई मतलब नहीं है, ठीक ना। तो इसलिए आप जब भी गुणा करेंगे इसके साथ में गुणा करेंगे 3i डॉट आई, ये बार बार लिखेंगे नहीं, एक बार लिख के सिखा रहे हैं, दोबारा नहीं लिखना है आपको आज। तो ये हो जाएगा माइनस इसका माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4 जे डॉट क्या हो जाएगा जे, और इस तरह से 3 इकन्नम 3 और ये k डॉट क्या हो जाता है k। अब देखो इन सब की वैल्यू कितना होता है 1 के बराबर होता है। इनका मान रख देंगे जरा से यहाँ पर 3 गुणे 1 प्लस 4 गुणे 1 प्लस 3 गुणे 1, सॉल्व करेंगे 3 प्लस 4 प्लस 3 6 4 10। ओके, कितना हो गया 10, समझ में आ गया ना। अब अगर आप इनके विपरीत गुणा मारोगे शून्य हो जाता है, इसलिए कोनो मतलब। अब देखो कैसे लिखा करेंगे, यहाँ जब भी इसका गुणा करो डायरेक्ट 3 लिख लो, ठीक ना, फिर इसका गुणा करो प्लस 4 हो गया, 3 का गुणा, ये इतना आपको करने की आवश्यकता नहीं रहती है, ठीक ना। जब आप जान गए तो यहाँ पर काल मतलब है लगाने का, ठीक। फिर हल कर लो इतना छोटा सा। फिर आपको निकालना है क्या, हमें मॉड वेक्टर ए निकालना। मॉड का मतलब आप समझते ही हैं, अंडर रूट लगाओ आई के गुणांक ए के, आई के गुणांक का वर्ग, फिर हम जे के गुणांक का वर्ग प्लस के गुणांक का वर्ग। ओके, तो ये हो गया 1 धन 4 प्लस 9 टोटल अंडर रूट 14 आ गया, ठीक है ना, वेक्टर ए की वैल्यू। ओके, अब फिर ऐसे मॉड वेक्टर बी के लिए, वेक्टर बी का आप चित्र करेंगे यहाँ पर 3 का वर्ग और ये आपका माइनस 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, 3 त्रिक का 9 प्लस 4 प्लस 1 बराबर अंडर रूट 14। तो अभी आपने एक फार्मूला पढ़ा क्या, cos थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान क्या चाहिए मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी। ओके ना। अब देखो मान रख दो cos थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू कितना आई है 10 है, और इसका अंडर रूट 14 और इसका भी अंडर रूट 14। cos थीटा बराबर 10 बटे कितना हो गया 14, 2 7 14 2 पंचे 10, थीटा बराबर cos इनवर्स कितना हो गया 7। अब बताइए क्या समस्या है आपको इसमें, ठीक है ना, पेपर में एक सवाल मिलेगी आपको, सब वैसे है, ठीक है ना। अब आइए ध्यान से सुनेंगे, सदिश आई कैप प्लस जे कैप पर हमने बोला जो पर होगा वही पर मतलब नीचे होगा, ठीक है ना, जिसमें पर लगा होगा वही नीचे होगा, डॉट में हमेशा ऊपर रखना है। ओके, सदिश आई कैप माइनस जे कैप का प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। तो हमने बोला किसी को भी आप वेक्टर ए वेक्टर बी चाहे जिसको मान लेंगे, ठीक, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो हमने इसको वेक्टर ए माना और यहाँ पर आई वेक्टर ए बराबर आई कैप प्लस जे कैप और वेक्टर बी बराबर क्या है, वेक्टर बी बराबर आई कैप माइनस जे कैप। अब आपको थोड़ा से समझना होता है बस, हाँ जी,
यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो इसको आप पढ़े क्या, वेक्टर ए। ओके ध्यान से ना, इसे हमने क्या सीखा, वेक्टर ए पर, ओके पर वेक्टर बी, ये वेक्टर बी का प्रक्षेप क्या है, प्रक्षेप। हमने आपको ऐसे लिखने को बोल देंगे, ऐसे लिखो जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा वैसे। यहाँ पर ए माना ए लिख लो, पर लगा है पर लगा लो, यहाँ पे सदिश वदिश नहीं लिखना है। फिर यहाँ पर क्या लिखोगे, वेक्टर बी का प्रक्षेप, ठीक है ना, वो जैसे लिखा वैसे आप लिखो, ठीक ना। अब आपको क्या करना है, फार्मूला ऐसे स्वयं बनाओ। देखो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हमेशा लिखना है, बटे में क्या लिख देना, जिसमें पर लगा है, तो वेक्टर ए पर, ओके, तो ए पर मतलब मॉड वेक्टर, समझ में आया ना, ऐसे लगाना है, ठीक है ना, जिसमें पर वही कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा, ठीक है ना। बस उसके बाद सवाल को सॉल्व कर लिया करेंगे। देखो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का गुणा करना है, तो आई और प्लस जे, और फिर उसके बाद आई डॉट माइनस जे, और उसके बाद मॉड ए। मॉड ए का मतलब आई का वर्ग और प्लस मतलब 1 का वर्ग और धन 1 का वर्ग, ठीक ना। गुणा कर लीजिए, इसका आई का गुणा 1 होगा, और इसका जब करेंगे जे का क्या हो जाएगा, -1 हो गया ना। हमने बोला आई और जे का करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आई जे के का गुणा करो, ठीक ना। फिर अंडर रूट कितना हो गया, 2 हो गया, और ये हल किया जाए तो किसके बराबर, 0 के बराबर है, यानी कि प्रक्षेप यहाँ पर क्या है, इसका 0 के बराबर है। ओके समझ में आया ना, लगा लो। प्रक्षेप ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, कैसे हो भाई। आइए ध्यान से एक बार मन लगा लेंगे, बात खत्म। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा सदिश, ये आपको दिया गया, एक वेक्टर इसको दिया गया और एक ये दिया गया, मतलब 2 सदिश है, उन पर कहा प्रक्षेप। हमने क्या बोला, दोनों में से किसी एक को वेक्टर ए मान लेंगे, आई कैप प्लस 3 j कैप और प्लस 7 k कैप, और एक को मान लेंगे वेक्टर बी। वेक्टर बी बराबर 7i माइनस जे और प्लस 8k। ओके, अब हमने क्या बोला आपको, फार्मूला कैसे याद करोगे, प्रक्षेप है तो पूछा है ना, और कहीं नहीं आएगा प्रक्षेप, ठीक है ना, केवल सदिश का यहाँ पर ही प्रक्षेप है और कहीं आपको मिलता नहीं है, केवल यही प्रक्षेप है जी। तो इसके लिए आपको ध्यान में क्या रखना है, एक लाइन में सिंपल सा, इसको आपने वेक्टर ए माना, क्या माना, वेक्टर ए माना। तो जैसे वेक्टर ए मान लिया गया, इससे कितना आई कैप प्लस 3j कैप और प्लस 7k कैप, और यहाँ पर आपने क्या मानेंगे, वेक्टर बी। तो वेक्टर बी को आपने 7i माइनस जे और प्लस 8k कैप मान लिया, इतना। अब देखो, हाँ जी, अरे जी देखो आगे इसमें क्या करना है, देखो यहाँ से लिखने के बाद यहाँ पर आप इसको वेक्टर ए समझ लीजिए, तो यहाँ क्या लिखेंगे, का लिखेंगे, ओके। फिर यहाँ पर लिखेंगे वेक्टर बी, और यहाँ क्या लिखा है, पर, और उसके बाद क्या लिखना है, प्रक्षेप। ओके, अब फार्मूला बन गया, देखो ध्यान से, वेक्टर ए का वेक्टर बी पर क्या चाहिए, प्रक्षेप। तो जिस पे पर लगा है वो कहाँ रहेगा, नीचे। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे मॉड वेक्टर बी। अब बताओ क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का गुणा कर दो वर्णसनी से, यहाँ 7 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ कितना हो जाएगा, 56 बटे मॉड वेक्टर बी। लगाएंगे जरा से, 7 का वर्ग, और ये 7 7 49 लिख लो, और प्लस कितना लिख लो, 1 प्लस 64। ओके, और इसे आप घटा देंगे, 4 1 60 है, और ये कितना आएगा, अंडर रूट 114। ओके, इसका वर्गमूल हमारे ख्याल से नहीं निकलता है। ओके, आप वर्गमूल निकाल लेंगे, 2 से 2 पंचे 10, 1 आया 2 से 14, नहीं आता है जी, बस हो गया, ठीक ना। इतना लगा लेंगे, आंसर आ गया। कोई डाउट है नहीं है ना, डबल